लीजिए साहब, अब पांचों राज्यों के लिए ओपिनियन पोल आ गया है। पिछले वीडियो में जब मैंने ओपिनियन पोल पर बात की थी तो हमने केवल वेस्ट बंगाल का जो ओपिनियन पोल एबीपी ने दिखाया था उसके बारे में बात की थी। वो सीएनएक्स के साथ मिलकर किया था और अब एक सी वोटर नाम की एजेंसी के साथ एक सर्वे हुआ है जो एबीपी न्यूज़ के साथ साथ टाइम्स नाउ पर भी बड़े विस्तार से दिखाया गया। इस सर्वे में जो 5 राज्य हैं जहां पर अभी अप्रैल मई में चुनाव होने जा रहे हैं, उनका पांचों के पांचों राज्यों का सिनेरियो पेश करने की कोशिश की गई है। इसी के बारे में आज हम वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन ओपिनियन पोल में कितना दम है, क्या इनके आंकड़े हकीकत में बदल सकते हैं, क्या लोग इन पर यकीन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो चर्चा निश्चित रूप से ऑब्वियस सी बात है कि चर्चा होगी पश्चिम बंगाल पर। और पश्चिम बंगाल के बारे में जो सर्वे आ रहा है, इस सर्वे में इसने ये बताया है कि पश्चिम बंगाल में 292 सीटें हैं कुल, आपको पता ही है। और यहाँ पर चुनाव होगा तो इनमें से 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में शायद, और ये 292 पर इन्होंने दिखाया है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे दिखाया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि टीएमसी को 152 से 168 सीटें मिलेंगी, यानी कि एब्सोल्यूट मैंडेट मिलेगा क्लियर मेजोरिटी के साथ। बीजेपी 104 से 120 के बीच में रुक जाएगी, यानी कि 100 प्लस करने में सफल रहेगी लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस और लेफ्ट दलों को 18 से 26 सीटें इसमें दी गई हैं, यानी कि उनकी कोई हैसियत यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर मुद्दा जो है दोस्तों, असली मुद्दा यही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके उलट है। जो टीएमसी की फिगर्स हैं 152 से 168 या 150 से प्लस, ये बीजेपी की होगी। जो वहाँ के लोकल लोग हैं या जो दूसरे पॉलिटिशियंस इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं, उनका मानना है कि बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाएगी और वहाँ सरकार बनाने में सफल होगी और टीएमसी शायद इससे थोड़ा सा दूर रह जाएगी। तो ये ओपिनियंस भी खूब समय से चल रही हैं। और अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, बीजेपी की सारी कैंपेन को जो चला रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनका तो कहना है कि हम 200 सीटें जीतेंगे। तो वो अगर 200 सीटें कह रहे हैं तो 152 से 168 वाली फिगर बीजेपी पर फिट बैठती है, टीएमसी पर नहीं बैठती। अलबत्ता सी वोटर का ये सर्वे कहता है कि टीएमसी की सरकार यहाँ पर फिर से बनेगी और इन्होंने इस सर्वे में 42.1% वोट टीएमसी को दिए हैं, बीजेपी को 37.4% वोट दिए हैं और कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ जो फुरफुरा शरीफ वालों का पॉलिटिकल इदारा है, उसको 13% वोट इसमें दिए गए हैं। और इसमें ये साफ है कि सरकार ममता बनर्जी की बनेगी और ममता बनर्जी यहाँ पर हैट्रिक बनाएंगी। असम की तरफ अगर चलें तो असम को इस सर्वे में 126 सीटों में एनडीए को, यानी कि बीजेपी लेड गठबंधन को 65 से 73 सीटें दी जा रही हैं, जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। 60 प्लस सीटें होते ही मेजोरिटी के करीब आप पहुंच जाते हैं। यूपीए को एक बड़ा उछाल मिल रहा है, लेकिन 52 से 60 सीटें मिल रही हैं। और इसमें यह भी है कि जो अंतर है, अन्य दलों को 4 सीटें इसमें दी जा रही हैं। और इसमें अगर थोड़ा सा वेरिएशन होता है तो इसमें स्थिति ऐसी भी बन सकती है, जो कि मुझे आंकड़ों में नज़र आ रहा है, जैसी कि हरियाणा में बनी थी कि कोई भी सरकार बना सकता है। बीजेपी सबसे बड़ा दल बनी थी, लेकिन उसे समर्थन लेना पड़ा था 10 विधायकों वाली जेजेपी का, तब जाकर उसकी सरकार वहाँ पे बनी थी। तो यहाँ पर अगर 65 से ऊपर अगर बीजेपी बढ़ती है, 65 से ऊपर यानी कि 63, 64, 65 बढ़ती है बीजेपी, तो उसकी सरकार एब्सोल्यूट बन जाएगी। और अगर नहीं बनती है, 60 के पास भी अगर बीजेपी अटक गई, तो उसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सी वोटर का सर्वे ये साफ कह रहा है कि यहाँ पर दोबारा से सरकार बन रही है बीजेपी की। हाँ, इस बार यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर और भी है। यहाँ सुनने में ये आ रहा है कि सर्बानंद सोनोवाल की जगह बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कर रही है, लेकिन अभी ये बात डिस्क्लोज नहीं की गई है। अभी बीजेपी सिर्फ यहाँ पर मतों के ध्रुवीकरण पर फोकस कर रही है। बीजेपी का कहना है कि यहाँ पर एआईयूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल है, उसकी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है कांग्रेस ने, इसका बेनिफिट उठाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है।
बीजेपी ने वहाँ तो कह दिया है पश्चिम बंगाल में कि हम CAA को पहली ही कैबिनेट की बैठक में लागू कर देंगे, लेकिन CAA के मुद्दे को असम में नहीं छेड़ा है, क्योंकि यहाँ बहुत सेंसिटिव मसला है। इसमें हिंदू भी इसके दायरे में आ सकते हैं। जैसे कि NRC का जो सर्वे हुआ था उसमें कई लाख ऐसे हिंदू शरणार्थी यहाँ पर निकल आए जो कि यहाँ के रहने वाले नहीं थे, और ये बीजेपी के लिए थोड़ा मामला सेंसिटिव हो गया। तो इसलिए बीजेपी यहाँ CAA के मुद्दे पर चुप है और केवल इस बात पर फोकस कर रही है कि कांग्रेस को इस बात के लिए प्रेशराइज किया जाए कि उसने एक सांप्रदायिक संगठन AIUDF, बदरुद्दीन अजमल जिनके 12-13 विधायक अब भी हैं, उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, तो इसलिए हिंदू वोटों का पोलराइजेशन अपनी तरफ किया जाए। वोटिंग परसेंटेज में भी यहाँ बहुत थिन मार्जिन है। इस सर्वे के मुताबिक NDA को यहाँ पर 45% वोट मिल रही है और UPA को 41% और अन्य को 13%। अन्य की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकती है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा केरल का भी जो सर्वे आया है, केरल में LDF की जो सरकार है वाम दलों की, उसकी वापसी हो रही है। 140 में से 71 से 83 सीटें LDF को दी गई हैं। UDF जो कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला मेन विरोधी धड़ा है, वहाँ पर उसे 56 से 68 सीटें दी गई हैं। और बीजेपी जिसका सिर्फ एक विधायक था 93 साल के, जो इस बार नहीं लड़ रहे हैं, श्रीधरन भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मेट्रो मैन बीजेपी की तरफ से, उसके बावजूद भी बीजेपी का खाता खुलने के आसार इसमें कम नज़र आ रहे हैं। 0 से 2 सीटें दी गई हैं कि हो सकता है कि कोई भी सीट ना आए बीजेपी की, हो सकता है कि उसकी 2 सीटें आ जाएं। इसके अलावा वोट शेयर की अगर केरल में बात करें तो LDF को 42.4%, UDF को 38.6%, बीजेपी को 16% और अन्य को 2.6%। बीजेपी को वोट अच्छी खासी मिल रही हैं, लेकिन वो कहीं भी जीतने की स्थिति में नहीं नज़र आ रही है। इसके अलावा पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी में सरकार बनती हुई नज़र आ रही है इस बार बीजेपी लेड गठबंधन की। हालांकि इसमें बीजेपी का CM नहीं बनेगा। जो यहाँ पर बीजेपी है वो NR कांग्रेस और AIADM की, जयललिता की जो पार्टी है, उसके साथ गठबंधन में है और इस गठबंधन को 19 से 23 सीटें दी गई हैं, जबकि यहाँ टोटल 30 सीटें हैं, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। और कांग्रेस लेड गठबंधन को, जिसमें DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उनके साथ है, करुणानिधि की पार्टी, उसको 7 से 11 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आपको पता ही होगा कि अभी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिरी थी नारायण स्वामी की। नारायण स्वामी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी सरकार खुद कांग्रेस के विधायकों ने गिरवा दी थी, क्योंकि एक के बाद एक छोड़ के सब दूसरे दलों में चले गए थे, इस्तीफे दे दिए थे। सरकार अभी चुनाव से 1 महीना पहले अल्पमत में आई थी और गिर गई थी, और ठीकरा फोड़ा गया था कि यहाँ पर किरण बेदी ने सरकार गिरवा दी है, जो कि यहाँ की LG थी। खैर ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन NR कांग्रेस अगर यहाँ जीतती है तो रंगास्वामी जो इस कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये कांग्रेस से अलग हुआ एक धड़ा है, और इस धड़े का जो NR हैं N रंगास्वामी, वो चीफ मिनिस्टर इसके गठबंधन के हो सकते हैं अगर ये बात सही इनकी सरकार बनती है तो। इसके अलावा यहाँ पर वोट शेयर में NDA को 47.2%, UPA को 39.5% और अन्य को 13.3% वोट मिल रहे हैं। इसके बाद अब सबसे अंत में इम्पोर्टेंट एक राज्य है जहाँ पर जयललिता की पार्टी की सरकार है, तमिलनाडु। वहाँ पर जयललिता की और बीजेपी की जो गठबंधन वाली सरकार है वो जा रही है। हालांकि बीजेपी का वहाँ गठबंधन में कोई शेयर नहीं है, क्योंकि इनके कोई विधायक भी वहाँ शायद नहीं हैं, और वहाँ पर जयललिता की पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है। ये सब तमाम सर्वे पहले से ही कहते रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये भी सुनने में आया कि इसमें जो इस सर्वे के मुताबिक अगर है तो 234 में से 173 से 181 यानी कि ज़बरदस्त मैंडेट के साथ DMK करुणानिधि की पार्टी और कांग्रेस, इनकी सरकार वहाँ बनने जा रही है। और बीजेपी और AIADMK की जो सरकार है ये केवल 45 से 53 के बीच में सिमट रही है, अन्य को 1 से 4-5 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर UPA का वोट शेयर 46% आकलन किया गया है, NDA का 34% और बाकी का 4-5% के करीब और अन्य का 11% के करीब माना गया है। यानी कि ये जो सर्वे है, ये सर्वे अपने आप को एक सेफ ग्राउंड पर करने वाला सर्वे माना गया है। इस सर्वे को कई लोग बिल्कुल सही भी मान रहे हैं और उनका ये मानना है कि लगभग इक्वेशन यही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो बाकी 4 राज्य हैं वेस्ट बंगाल के अलावा, उनके आंकड़ों से तो आप आसानी से कन्विंस हो सकते हैं
लेकिन वेस्ट बंगाल के आंकड़ों से अभी कोई कन्विंस होने के लिए तैयार नहीं है। सबको लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। बहरहाल मैं तो पहले से आपको ये कहता रहा हूँ कि मैं इन ओपिनियन पोल्स पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और इन ओपिनियन पोल को देखकर वोटर्स को अपने वोट बिल्कुल भी जज नहीं करने चाहिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बड़ा माहौल है और ओपिनियन पोल्स पर लोग बड़ा फोकस करते हैं, वहाँ कोई भी अपने वोट वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके अलावा पद्मश्री मालिनी अवस्थी जो हैं भोजपुरी सिंगर, उनका एक मैं ट्वीट आज पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा है कि मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गई थी और वहाँ देखा मैंने कि सब जगह होर्डिंग्स जो हैं ममता बनर्जी के लगे हुए हैं, सत्ताधारी सरकार के ही लगे हुए हैं, विपक्ष का कोई होर्डिंग ही नहीं है। तो जो गाड़ी का ड्राइवर था उनका, वो बंगाली था, उसने मालिनी अवस्थी जी को ये बताया कि मैडम यहाँ पर जैसे ही मोदी या बीजेपी का कोई पोस्टर लगता है तो ममता जी उसे उधर उतरवा देती हैं और अपना पोस्टर वहाँ लगवा देती हैं। मालिनी अवस्थी ने कहा कि लोकतंत्र में गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि बंगाल की जनता इस बार बीजेपी को मौका देती है या नहीं। ओपिनियन पोल आते रहेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।